नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, और इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और अमरूद की खेती के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के पहले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। सही तरीके से सही समय पर अगर इसका प्रबंधन किया जाए तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन आप इसका हासिल कर सकते हैं। आइए इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। नमस्कार किसान भाइयों, आजकल जो ये संकट चल रहा है इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी को दूरी बना के रखना है। यानी जब भी अगर आप खेतों में भी अगर काम करने जाएं तो कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें आपस में। जो भी किसान भाई कोई भी काम कर रहे हों, खास करके जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं तो आपके जहन में आता होगा खीरा है, लौकी है, ककड़ी होगी, तोरी होगा, कद्दू होगा जिसको हम सीताफल भी कहते हैं, या करेला है, या खरबूज और तरबूज। ये तमाम जो सब्जियां हैं इनकी हम किस प्रकार से देखभाल करें, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। ये सभी सब्जियां अभी किसान भाइयों के खेतों में अलग अलग अवस्था में होंगी। यानी कुछ ऐसे किसान भाई होंगे जिन्होंने अगर अगेती फसल लगाया होगा तो उनकी तुराई चल रही होगी। कुछ किसान भाई जिन्होंने लेट से लगाया होगा तो उनकी अभी बिजाई करने के बाद उनके पौधे बस थोड़े से छोटे हुए होंगे, 20 दिन 25 दिन के हुए होंगे। अब ऐसे में किसान भाई आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसका हम अभी विवरण आपको बताएंगे। जब भी हम किसी भी सब्जी की बात करते हैं तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि सभी किसान भाई अच्छी प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनके अच्छे बीज उचित माध्यम से खरीद के अपने खेतों में लगाए होंगे, क्योंकि जब भी हम कोई अच्छी खेती का मूल मंत्र होता है अच्छे बीज। अब अगर किसान भाई आपको ये देखना है कि चूँकि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, इसमें किस प्रकार से आप सिंचाई का प्रबंधन आपको इसमें करना है। आमतौर पे ये सभी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं ये किसान भाई नाली और थाला पद्धति पे लगाते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो सिर्फ हम नालियों में सिंचाई करते हैं और उसकी जो बेल होती है वो 2 नालियों के बीच की जो जगह होती है उसमें फैलती है। और जब पौधा छोटा होता है उस अवस्था में जो 2 नालियों के बीच की जो जगह होती है उसमें हम ट्रैक्टर से या रोटावेटर से उसमें हम जुताई करके हम खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। नालियों में हमें ये ध्यान रखना है कि 6 से 7 दिन के अंतराल पे हमें पानी लगाना चाहिए। अगर हम अधिक पानी लगाते हैं इससे भी हमें नुकसान होता है। एक तो हम जल का अत्यधिक हम उपयोग कर रहे हैं, दूसरी समस्या होती है कि आपके जो पौधे होते हैं इनमें जो मिट्टी जनित बीमारियां होती हैं उनके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम जल प्रबंधन की बात करते हैं इसके साथ साथ हम किसान भाइयों को जो हमारा पोषण का प्रबंधन है उसकी भी हम बताना चाह रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि ये जो भी सब्जियां हैं, जो हम कद्दू वर्गीय सब्जियां, इनमें हम आम तौर पे 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन हम डालते हैं, 50 से 60 किलोग्राम हम फास्फोरस डालते हैं और करीब 50 किलोग्राम हम पोटासियम की मात्रा डालते हैं। आपको मृदा परीक्षण करना चाहिए। मृदा परीक्षण के आधार पे आपको ये संस्तुत किया जाता है कि आपको कितनी मात्रा डालनी है। लेकिन जो आम तौर पे जैसा हमने बताया इसके हिसाब से हमें ये ध्यान रखना है कि जो पूरी पोटास और पूरी फास्फोरस है ये तो हमने जुताई के समय ही डाल दी होगी। अब जो नाइट्रोजन की हमने सिर्फ आधी मात्रा डाली थी, जो आधी बची हुई मात्रा है उसको हमें 2 हिस्सों में बांट के देना है। तो जिन किसान भाइयों की फसल अगर 25 दिन के आसपास हो गई होगी तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो उचित नमी कर लें, यानी सिंचाई कर लें, और उसके अगले दिन यानी 1 दिन छोड़ के उसके बाद उसमें जो नाइट्रोजन की जो 1/4 मात्रा है उसका वो नालियों में उसको छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा लेंगे दोनों तरफ
तो उससे पौधों को जो एरेशन होता है वो अच्छा होता है, और मिट्टी चढ़ाने से पौधे में भी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो अच्छी होती है। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इस दौरान जो नर फूल और मादा फूल ये इसमें आने प्रारंभ हो जाते हैं। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां इसमें करीब करीब 25 से 30 दिन के अंतराल पे ही, इस दौरान हम ध्यान रखते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा अगर हम अधिक डाल देंगे तो नर फूल की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मादा फूल अधिक चाहिए, क्योंकि जो फल लगते हैं हमारे वो सिर्फ मादा फूलों पे लगते हैं। एक और भ्रांतियाँ किसान भाइयों के मन में होती है कि फूल तो बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन सभी जो है वो फल नहीं बन पा रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है कि ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं उसमें फूल काफ़ी आते हैं। इसमें करीब जो नर फूल होता है वो 15 गुना अधिक होता है, यानी 15 नर फूल पे एक मादा फूल आती है। लेकिन जितनी मादा फूल आएंगी सभी फल नहीं बनेंगे। एक बार में एक पौधे पे 3 से 4 बड़े फल बनते हैं। जब हम उन फलों की तुराई करते जाते हैं तो फिर जो दूसरे फूल होते हैं वो फल में बनते हैं। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि अगर आपके पौधे पे अगर 3-4 फल अगर बढ़ गए हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके पौधे की जो वृद्धि है वो सही है। और जब उन फलों की जैसे आप तुराई करते हैं, जैसे खीरा है उसमें हम तोड़ते रहते हैं, ककड़ी में हम तोड़ते हैं, लौकी और करेला इसमें हम फलों को हम 7-8 दिन के अंतराल पे हम उसकी तुराई करते रहते हैं। उसके बाद फिर से उसमें फल लगने प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ अब हमें ये ध्यान देना है कि इस दौरान कुछ बीमारियां भी काफ़ी आती हैं, खास करके जब तापमान अधिक हो और किसी कारणवश अगर बारिश होने वाली हो या बारिश हो गई हो या बादल बना हुआ हो, तो एक जो सबसे अधिक समस्या आती है जिसे हम कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू अगर बरसात हो गई तो इसके आने की पूरी संभावना है। हल्की बरसात होने पे भी ये समस्या आती है। इसमें आप पहचानेंगे कैसे? जो पत्ते हैं उसका जो नीचे का भाग है उसमें पहले भूरे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, बाद में पूरी पत्तियां जो हैं वो पीली हो जाती हैं या भूरा हो जाएगा और पूरे पौधे जो आपको लगेगा जैसा सूख गया है। जब भी आपको 1-2 पौधों पे ऐसा दिखता है तो आपको एक दवा आती है डाइथेन M45। इसका आप करीब 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा ये भी ध्यान देना है कि अगर आपको लगे कि 1-2 दिन बारिश हो गई है या होने वाली है और ये बीमारी नहीं है, तब भी अगर आप इस दवा का छिड़काव अपने खेतों में कर लेंगे तो ये बीमारी आने की संभावना कम हो जाएगी। अब एक दूसरी समस्या है जो मृदा जनित बीमारी है, जिसे हम फ्यूजेरियम बेल्ट या कुछ जगहों पे उसी से मिलता जुलता एक गमी स्टेम ब्लाइट लगता है। ये इसके जो स्पोर होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं। इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए, एक तो हमें उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी एक ही खेत में हमें बार बार कद्दू वर्गीय सब्जियां नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर आप एक बार लगाएं हैं तो उसके बाद आप उसमें मक्का, गेहूं, धान इत्यादि अन्य फसल लगाएं, फिर 2-3 साल के बाद आप लगाएं। और जिन खेतों में अगर ये समस्या अगर गमी स्टेम ब्लाइट की या फ्यूजेरियम की समस्या जिसे हम उकठा रोग कहते हैं अगर आती हो तो उस खेत में आप ना लगाएं। आप कैसे पहचानेंगे? आप देखते होंगे कि पौधा आपका जो ही 25 दिन का हुआ है तो एक तो समस्या आती है कि बिल्कुल जड़ से ही पौधा सूखने लगता है। दूसरा होता है कि जो जहाँ से जड़ के बाद जो पहला नोड होता है, जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, वहाँ से वो फट जाता है और उससे कुछ लाल रंग का पदार्थ निकलता है जिसे हम गमी स्टेम ब्लाइट कहते हैं। हमें एक तो ये ध्यान देना था कि जब हम इस पौधे की अगर हम रोपाई हम कर रहे थे उसी दौरान अगर हमको ट्राइकोडर्मा का अगर हम प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये समस्या कम आती है। किंतु अगर अब आपके खेतों में ये आ गई है तो आपको दवा जो है उसकी ड्रेंचिंग करनी होगी। आपको कैप्टाफ एक दवा आती है और कार्बेंडाजिम है, इन दोनों को आप 1-1 ग्राम मिला लें और इसके 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कैप्टाफ 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बना के इसके हमें जड़ों में डालना है, जिसे हम ड्रेंचिंग करते हैं। जब आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जड़ से करीब 1 फुट की ऊंचाई तक अच्छे से पौधे को भिगाना होता है, क्योंकि जो जहाँ से पहली शाखाएं निकलती हैं वहीं से ये फटता है और वहाँ तक इसके जो फंगस के स्पोर होते हैं वो रहते हैं। इस प्रकार से आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है। अगर आपके खेतों में सिर्फ 1 ही 2 अगर इस तरीके के पौधे अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप सबसे पहले उन पौधों को उखाड़ लें और बिल्कुल अपने खेत से बाहर उनको मिट्टी में कहीं दबा दें, जिससे कि ये दूसरे और पौधों में नहीं फैलेगा।
उसके बाद एक समस्या, एक जो लाल रंग का कीड़ा होता है, खास करके जिनके खेत अभी 35-40 दिन तक होंगे उनको ये परेशान करता है, जिसे हम रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। रेड पंपकिन बीटल के लिए एक दवा आती है कार्बोसल्फान। इसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के बिल्कुल सब सुबह में, यानी जब मॉर्निंग में 6 बजे 6:30 बजे जब सूरज की किरण आ रही हो, उसी समय अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो उस समय ये कीड़ा जो है पौधों पर, पत्तियों पर बैठा होता है और उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि जिन किसान भाइयों के फूल आने शुरू हो गए हैं और उसमें पॉलिनेशन यानी परागन का कार्य प्रारंभ हो गया है, उस दौरान वो किसी भी कीटनाशक का छिड़काव सुबह में ना करें। जैसे अगर आपके फल बन रहे हैं तो उस समय अगर आप दिन में अगर सुबह में अगर छिड़काव करेंगे कीटनाशक का, तो मधुमक्खियां जो हैं उनको भी नुकसान होगा और आपकी परागन कम होगी। उन किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि किसी भी कीटनाशक का छिड़काव वो शाम के वक्त में करें। अब एक और समस्या आती है, कुछ किसान भाई इस दौरान नेट हाउस या पॉली हाउस में भी इनकी खेती करते हैं। उनमें एक पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी होती है। आप देखेंगे कि पत्ते जो हैं नीचे से पीले पड़ने लगते हैं और उसके पिछले हिस्से पे देखेंगे या अगले हिस्से पे तो पाउडर नुमा जो कॉटन का जैसा एक पदार्थ आपको पत्ते पे दिखाई देंगे। इसके लिए भी हम या तो कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं, या केराथिन जो है, केराथिन का आप स्प्रे कर सकते हैं। इनसे आपको निजात मिलेगी। जब हम खेतों में लगाए हुए हैं, खेत में जब भी हम अगर इन सब्जियों को लगाते हैं तो आमतौर पे सलाह दी जाती है कि उसके चारों तरफ आप बॉर्डर क्रॉप के रूप में अगर आप मक्का लगाते हैं तो ये बहुत सारी जो कीड़े आते हैं इनको रोकते हैं। और ख़ास करके जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इसमें वायरस जनित बीमारियां काफ़ी होती हैं। वायरस जनित बीमारियों का जो संवाहक होता है वो कई प्रकार के कीट होते हैं। उन कीटों के प्रबंधन करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपके पौधे 25-30 दिन के बाद हो गए हैं तो आपको खेत में एक येलो स्टिकी कार्ड आता है, वो आपको चिपका देना चाहिए, जिससे कि कुछ जो कीड़े होंगे वो उड़ के उसमें चिपक जाएंगे और आपको कम दवा का स्प्रे करना होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको दिख रहे हैं कि कुछ पत्ते जो हैं छोटे छोटे हो गए हैं या वायरस की जो समस्याएं हैं, कुछ में जो सिराएं होती हैं वो हल्के पीले हो जाते हैं और ऊपर की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, 1-2 पौधे हैं उनको आपको उखाड़ के दबा देना चाहिए। और उसके बाद कोई भी जो कीटनाशक है, जैसे आप इमीडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इमीडाक्लोप्रिड का आपको ध्यान देना है कि 10 लीटर पानी में सिर्फ 4 मिलीलीटर दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। साथ ही जैसे एक दवा आती है स्पिनोसैड, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक किसान जो अगर खेती करते हैं वो भी स्पिनोसैड का प्रयोग कर सकते हैं। उनको ध्यान देना है 10 लीटर में सिर्फ 4 ml दवा मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। स्पिनोसैड से कई प्रकार के जो कीड़े हैं, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है और जो बोरर होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ ही एक और बीमारी आती है, खास करके जो लोग नेट हाउस या पॉली हाउस में लगाए हैं उसमें माइट की बीमारी आती है। आप देखेंगे कि पत्ते के जो पिछला हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा, उस पर जाले बन जाते हैं, जैसे मकड़ी के जाले बन जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें जो माइटीसाइड होती है, जिसको हम एक्रेरीसाइड कहते हैं, उसका प्रयोग करना है। जैसे आप स्पाइरोमेसिफेन एक दवा है, उसका 1 लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसका स्प्रे करना है। और ये ध्यान देना है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ उसका स्प्रे करें, जिससे निचले पत्ते भी अच्छी तरीके से उस पर दवा का असर हो, जिससे कि इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के खेतों में अगर फल बनने प्रारंभ हो गए हैं, उनमें एक फल मक्खी जो है उसका प्रकोप बहुत ही नुकसान करता है। और फल मक्खी का प्रकोप उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब फूल के पीछे छोटी छोटी जो आप ओवरी देखते हैं, वहीं से उसमें डंक मार के उसके अंदर वो चली जाती हैं। बाद में जब फल बनता है तो वो पूरा फल जो है वो नुकसान हो चुका होता है। इसके लिए एक ट्रैप आता है, मिथाइल यूजिनॉल का ट्रैप होता है, जिसमें एक डब्बा होता है और उसके अंदर एक गुटका होता है, उसमें मिथाइल यूजिनॉल लगा होता है, जिसके कारण जो नर मक्खी है वो आकर्षित होकर अंदर ट्रैप हो जाती है, जिस कारण से इनकी संख्या कम हो जाती है। और किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि अगर 1 एकड़ में कम से कम 4 या 5 मिथाइल यूजिनॉल का ट्रैप लगा लें। जो किसान भाई अगर मक्का लगाए हैं
मक्का भी बहुत हद तक इसको, जो मक्के के पत्ते पे जो रेशे होते हैं उस कारण से ये मक्के के पत्ते पे बैठते हैं, और उसका आप मक्के पे सिर्फ स्प्रे करते हैं तो ये फल मक्खी से आप निजात मिल सकता है। लेकिन अगर लॉकडाउन के कारण अगर आपको ट्रैप नहीं मिल पा रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये जो स्पिनोसैड दवा है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या होता है कि एक काम आप और कर सकते हैं, जो गुड़ है, गुड़ का आप एक घोल बना लें, और गुड़ का घोल बना के उसी में आप कोई भी जो आपके पास कीटनाशक हो, इमिडाक्लोप्रिड है या स्पिनोसैड है, वो उसमें मिला दें, और अपने खेतों में छोटे से जो मिट्टी का बर्तन या किसी में कई जगह पे उस टुकड़ों में बना के उसमें स्पिनोसैड और ये गुड़ का घोल जो है उसको डाल के, और जो बोरा या चट्टी आता है जो टाट होता है उसको भिगो के उसमें रख दें। इस कारण से जो मक्खियाँ जब आएंगी तो उस पर खाने के लिए उस पर बैठेंगी तो ज़्यादा देर तक बैठेंगी, और वो कीटनाशक के संपर्क में आएंगी तो वो मक्खियाँ मर जाएंगी। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग में हम बात करेंगे बागवानी फसल अमरूद के बारे में। अगर हम बात करें फलों के उत्पादन की तो अमरूद हमारे देश में चौथे स्थान पर आता है और इसका उत्पादन देश भर में किया जाता है। और अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए ज़रूरी है इसके लिए बेहतर तरीके से देखभाल करना। कौन सी सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। अमरूद एक महत्वपूर्ण फल फसल है। ये कम कीमत में मिल जाते हैं, इसलिए इसको आम आदमी का सेब भी कहते हैं। अमरूद एक संपूर्ण पौष्टिक आहार भी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और पेक्टिन्स होते हैं। अमरूद नम और शुष्क दोनों ही जलवायु में भले बांटे फलने फूलने वाला वृक्ष है। ये भारत देश में जम्मू कश्मीर का छोड़कर हर जगह बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। अमरूद में बहुत किस्म है, जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, एप्पल कलर, चिट्टीडर, बनारसी, सुरका, श्वेता, ललित, आर्का अमूल्या, आर्का मृदुला, आर्का सूर्या, वीएनआर बीही इत्यादि। इनमें कुछ किस्म की फल सफ़ेद गूदे वाला है और कुछ लाल गूदे वाला है। आजकल बाज़ार में नरम बीज का फल की मांग ज़्यादा है। अमरूद पौध लगाने के लिए किसान भाई गड्ढे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। रोपण के लिए 2 गुना 2 गुना 1 फीट गड्ढे में 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 40 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 10 ग्राम डायमोनियम फॉस्फेट, 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 10 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर और टॉप सॉइल, ये सब मिला के डाल देना चाहिए। रोपण के लिए एक पौध से दूसरा पौध का दूरी और एक लाइन से दूसरा लाइन का बीच का दूरी इस प्रकार से होना चाहिए। 6 गुना 6 मीटर, 6 गुना 5 मीटर और 6 गुना 3 मीटर दूरी पर पौध को लगा सकते हैं। एक नया टेक्निक है जिसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। इस पद्धति में किसान भाई अमरूद पौधों को 3 गुना 3, 3 गुना 2 और 3 गुना 1.5 मीटर दूरी पर पौध को लगा सकते हैं। और एक नया टेक्निक है जिसको मेडो ऑर्चर्डिंग नहीं तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। इस पद्धति में किसान भाई अमरूद पौधों को 2 गुना 2 मीटर, 2 गुना 1 मीटर और 1 गुना 1 मीटर दूरी पर पौध को लगा सकते हैं। अगर किसान भाई 6 गुना 6 मीटर दूरी पर पौध को लगाएंगे तो
प्रति हेक्टेयर में 277 पौध लगेंगे। अगर 2 गुना 1 मीटर दूरी पर पौध लगाएंगे तो प्रति हेक्टेयर में 5000 पौध लगेंगे। रोपण से पहले अनचाहे अंकुरन को निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर अनचाहे अंकुरन ग्राफ्टेड अंकुरन की तुलना में अधिक तेज़ी से विकास करती है और किसान भाई को ये पहचानने में मुश्किल हो जाता है कि इनमें अनचाहे पौध कौन सा है और वांछित कौन सा। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां ड्रिप सिस्टम लगाने का सुविधा नहीं है, किसान भाई पिचर इरिगेशन का पद्धति को अपना सकते हैं। इस पद्धति में अमरूद का दोनों तरफ तने से 1 फीट का दूरी पर गड्ढे में मिट्टी का मटका को दबा देना चाहिए और इस मिट्टी का मटका में पानी भरकर इसका ढक्कन से ढक देना चाहिए। मिट्टी का मटके में सूक्ष्म छेद होने की वजह से अमरूद पौध को आवश्यक मात्रा में नमी मिलते रहेगा। इस तरह से पानी का बचत और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अमरूद पौधों को रोपण के 2 साल तक बाहरी तौर से सहारा दिया जाना चाहिए ताकि शाखाओं की टूटने की आशंका कम हो जाती है और वृक्ष वांछित दिशा में ही वृद्धि करती है। इसके लिए बांस और डंडे का इस्तेमाल भी किया जा सकते हैं। अमरूद पौधे में आरंभिक दिनों से ही कटाई छटाई का काम शुरू कर देना चाहिए ताकि पौध की आकार नियंत्रित रहे, फलन पुष्पन और फलन की वृद्धि हो सके, उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार और विकास हो सके और वृक्ष के आकार ठीक हो। कटाई छटाई साल में 2 बार करना चाहिए, 1 जनवरी में और दूसरा जून में। फलन की तुड़ाई के आधार पर भी कटाई छटाई के समय में फेरबदल किया जा सकता है। आमतौर पर कटाई छटाई फलन की तुड़ाई की 5 से 7 महीने के पहले ही कर ली जाती है। मुख्य तने को 1.5 से 2 फीट तक अकेले ही बढ़ने देना चाहिए। उसके बाद ऊपर 2 से 3 शाखाओं की रखने का सिफारिश किया जाता है। अगर ऊपर 3 शाखाओं का रखेंगे तो इन शाखाओं का बीच का कोण 120 डिग्री बनना चाहिए। अगर इन शाखाओं की संख्या 4 हो तो इन शाखाओं का बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इन वृक्षों को ऊंचाई ज़मीन से 4.5 से 5 फीट का ऊपर नहीं होना चाहिए। कटाई छटाई पर उन वृद्ध टहनियों का अलग किया जाता है जो रोगग्रस्त हो, जिन पर कीट का प्रकोप हो, जो एक टूटी हुई हो, और उन घने शाखाओं को भी अलग किया जाना चाहिए जो एक दूसरे से गुत्ती हुई हो। कटाई छटाई से होने वाला लाभ इस प्रकार से है। इस तरह से नई टहनियों का उत्पादकता बढ़ाई जा सकते हैं। 2 कतार के बीच से यंत्रों का संचालन आसानी से कराए जा सकते हैं और छिड़काव का काम भी आसानी से कर सकते हैं और वृक्षों को हवा और सूर्य के प्रकाश का आवश्यक मात्रा में आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं और वृक्ष का ऊंचाई और मोटाई पर अंकुश लगा जा सकते हैं और साथ ही साथ फलन के उत्पादन में सूर्य का प्रकाश का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और जहां अमरूद का पौध को छटाई कटाई से उनका आकार संतुलित रहता है, उन्हीं वृक्षों में प्राकृतिक आपदा जैसे तेज हवा और आंधी और तूफान से संघर्ष करने का क्षमता बढ़ जाती है। फल बनने का 30 से 40 दिन के बाद बैगिंग का प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए ताकि सूर्य के सीधा प्रकाश का कुप्रभाव ना पड़े, फल मक्खी से बचाव किया जा सके और फल को रंग का विकास करने में मदद मिले और फफूंदी जनित रोग से फल को रक्षा किया जा सके। बैगिंग के अलावा फेरोमोन ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप्स है, जिसका उपयोग करके भी फल मक्खी और अन्य कीट से होने वाला नुकसान को कम किया जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, बैसिलस सबटिलिस और एक वेस्ट डिकम्पोजर का नाम से टीका मिल रहा है बाज़ार में, इन्हें गोबर के खाद में मिला के इस्तेमाल करने से अमरूद पौधे में उकटा रोग से बचा सकते हैं। फल बनने का 100 से 100 दिन के बाद जब हल्का पीला रंग आती है, वो फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फल तोड़ने के बाद ग्रेडिंग और पैकिंग करके बाज़ार बेच सकते हैं। अगर किसान भाई मेहनत करके समय समय से अमरूद पौधों को देखभाल करेंगे तो प्रति वृक्ष से 500 से 800 फल प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद फल को 6 से 8 डिग्री का तापमान और 60 से
70% आर्द्रता पर भंडारण भी कर सकते हैं। अगर जुगत और चाहते तो किसान भाई कम लागत से ज़्यादा उपज और 5 से 10 गुना अधिक मुनाफा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना अमरूद की खेती के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती आप बेहतर तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। और इसी के साथ ही खेती किसानी से संबंधित और जानकारियों के लिए आप देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।